नमस्ते छात्रों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम की जरा समझो सुशीला टागोरी जी की कहानी का संक्षेप में कथानक और उसका उद्देश्य देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं कहानीकार सुशीला टागोरी जी का संक्षेप में परिचय आपके सामने रखूंगा। टागोरी जी का जन्म 4 मार्च 1954 में बानापुरा जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी में एमए, बीएड तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ ही साथ अंबेडकर विचारधारा में आपने एमए की उपाधि और प्राप्त की हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ आपने विविध साहित्य विधाओं में भी लेखन किया है, जिनमें कहानी के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, नाटक, विविध लेख और आत्मकथा के क्षेत्र में आपका योगदान रहा है। आपकी चर्चित कृतियों में हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी जो विवरण के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है, परिवर्तन जरूरी है, ये आपका लेख संग्रह है। टूटता वहम, अनुभूति के घेरे, ये आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। हमारे हिस्से का सूरज, ये आपका प्रसिद्ध कविता संग्रह है। नंगा सत्य नाटक, शिकंजे का दर्द आत्मकथा आदि कई विधाओं में और इस प्रकार की कई कृतियां हमें दिखाई देती है। आपने नारी की दुर्दशा, उसके पैरों में धर्मशास्त्रों द्वारा डाली गई बेड़ियां, सामाजिक रूढ़ियां, पुरुष सत्ता आदि से संबंधित प्रश्न उठाकर पुरुष समाज को खुली चुनौती देने वाली महिलाओं का चित्रण आपके साहित्य के द्वारा किया हुआ दिखाई देता है। प्रस्तुत कहानी जो जरा समझो इस प्रकार की है। इस कहानी के कथानक को देखने से पहले इस कहानी में आए हुए पात्रों का संक्षेप में परिचय आपको देखना जरूरी है। अजय पंडित नामक एक पात्र इस कहानी में आया है, जो बैंक में क्लर्क का काम करता है और जाति से कोकनस्थ ब्राह्मण है। इसी बैंक का एक मैनेजर एक पात्र के रूप में आए हैं और ये भी कोकनस्थ ब्राह्मण के रूप में इस कहानी में वर्णित है। इसके बाद खेमचंद राठौर नामक एक पात्र है, जो पिछड़ी जाति से आता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में यहाँ पर इसे वर्णित किया गया है। और विजय यादव, जो मूलतः चपरासी पद पर इसकी नियुक्ति है, लेकिन बैंक में कर्मचारियों की कमी होने के कारण बाबू का काम या क्लर्क का काम वो यहाँ पर करता है और ओबीसी इस जाति का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये पात्र यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे कई पात्रों का इस कहानी में उल्लेख हुआ है। विशेषतः अजय पंडित और के इर्द गिर्द ही ये कहानी ज्यादातर रूप से घूमती हुई हमें दिखाई देती है। कहानी के कथानक को अगर हम देखना चाहते हैं तो कहानी का कथानक जो प्रारंभ होता है वह जय श्री राम के गूंजते हॉर्न से इस कहानी की शुरुआत होती है। और यह हॉर्न बैंक में काम करने वाले अजय पंडित नामक क्लर्क के गाड़ी का है, जो गाड़ी पार्क करते समय जय श्री राम इस प्रकार से उसके गाड़ी का हॉर्न बजता रहता है। मैंने पहले आपको कहा कि अजय पंडित यहाँ क्लर्क है और जाति से कोकनस्थ ब्राह्मण है। कहानी का जो पूरा परिवेश हमें दिखाई देता है वो महाराष्ट्र के नागपुर महानगर को लेकर आया हुआ दिखाई देता है। और उस समय वहां पर हर एक अपने जाति का अभिमान प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। कोई जय शिवराय कहता है, कोई जय जिजाऊ कहता है, कोई जय भीम का नारा लगाते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसा ही ये अजय पंडित भी जय श्री राम का नारा अपने हॉर्न के द्वारा गाड़ी पार्क करते समय बजाता हुआ इस कहानी के प्रारंभ में आया है। कहानी में दूसरा जो पात्र है इस बैंक के मैनेजर, जहां अजय पंडित काम करता है उसी बैंक का मैनेजर है। ये मैनेजर भी जाति से कोकनस्थ ब्राह्मण है और अजय पंडित भी कोकनस्थ ब्राह्मण होने के कारण मैनेजर अजय पंडित के प्रति सहानुभूति रखता है और उसे अभिमान भी होता है कि ये अजय पंडित मेरे ही जाति का है। और इसी कारण बार बार मैनेजर अजय पंडित को उनके जाति के का उल्लेख करते हुए बात करते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। वो उसे बार बार जातिवाचक शब्दों के द्वारा ही बुलाता हुआ हमें दिखाई देता है।
लेकिन अजय जो है जाति से तो कोकणस्थ ब्राह्मण है, लेकिन वो प्रगतिशील विचारधारा को लेकर चलने वाले पात्र के रूप में आया है। तो मैनेजर के द्वारा उसे बार बार कोकणस्थ ब्राह्मण हो क्या, कोकणस्थ ब्राह्मण हो क्या, इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये पसंद नहीं आते किसे, अजय पंडित को, और ये कहना उसे उचित नहीं लगता मैनेजर का। और जब एक बार मैनेजर उसे बताता है कि देखो अजय, आपने जो गाड़ी को श्री राम का हॉर्न लगाया है, ये इससे आपको एक आधी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। अजय के समझ में नहीं आता कि मेरी गाड़ी है और मेरी गाड़ी को मैंने अगर कोई भी हॉर्न लगाया तो उसका और दुर्घटना का क्या संबंध हो सकता है। अजय के समझ में यह बात नहीं आती, लेकिन मैनेजर जी उसे समझाते हैं कि ऐसा हॉर्न लगाने से भविष्य में आपको किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। मैनेजर कहते हैं कि आप समय की नजाकत को नहीं जानते हो, जरा समझा करो भाई, जरा समझा करो। और ये सुनकर अजय कहता है गाड़ी मेरी है, मैं उसका मालिक हूं, मेरी मर्जी है, मैं गाड़ी में कौन सा हॉर्न लगाऊं, इससे दूसरों को क्यों तकलीफ है। अजय के समझ में नहीं आता मैनेजर ऐसा क्यों कह रहे, और इसीलिए मैनेजर के कहने पर इस प्रकार का उत्तर अजय पंडित मैनेजर को दे देता है। तब मैनेजर बार बार उसे और आप कोकणस्थ ब्राह्मण है क्या इस प्रकार से कहता है, और उस पर उसे गर्व भी होता है। वैसे तो अजय को भी कोकणस्थ ब्राह्मण होने का, उच्च जाति का होने का गर्व होना चाहिए, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आती। उल्टे यहाँ पर अजय कहता है कि मेरे पिता दादा सब नागपुर में ही रहे हैं, बहुत सालों से हमारा कोकण से कोई नाता नहीं है, लेकिन तो भी मैनेजर साहब कहते हैं कि तुम कोकणस्थ ब्राह्मण हो, कोकण के हो, तुम्हें तो उस बात का अभिमान होना चाहिए, मुझे है। लेकिन अजय को ये बात खलती है, उसे पसंद नहीं आती। वो कहता है कि मेरे दादा भी, मेरे पिता भी नागपुर में आकर रहकर कई साल हो गए हैं, कोकण से हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो भी मैनेजर कहते हैं कि ऐसा नहीं, दादा के दादा उस जमाने में तो कोकण के रहे होंगे ना, तो आपको कोकण के प्रति और ब्राह्मण होने के प्रति अभिमान होना चाहिए। इस प्रकार से मैनेजर दोबारा वही बात उसे कहता है। वैसे तो मैनेजर की भी कई पीढ़ियां नागपुर में ही रही है। बदलते समय को ध्यान में रखकर मैनेजर बर्ताव करने वालों में से मैनेजर कैसा है कि जैसा जैसा समय बदलते रहता है वैसे खुद में बदलाव यानी स्वार्थी प्रवृत्ति लेकर जीने वाला ये मैनेजर है। सबके सामने जब एक दिन मैनेजर फिर कोकणस्थ होने की बात अजय पंडित से करता है तो अजय को बार बार जातिवाचक शब्दों का उल्लेख करना और जाति की याद दिलाना मैनेजर का पसंद नहीं आता, और इसी कारण गुस्से में आकर अजय जो बात कहता है, सही में यही एक मुख्य उद्देश्य इस कहानी लिखने के पीछे का भी हो सकता है। क्या कहता है गुस्से में, जब मैनेजर ने तुम कोकणस्थ ब्राह्मण हो के इस प्रकार से कई लोगों के सामने कहा, तब गुस्से में आकर अजय ने जो उत्तर दिया वो कहता है, सर कोकणस्थ हो या कहीं का भी हो, सबसे पहले इंसान होना जरूरी है। मैं इंसान को महत्व देता हूं, फिर वह किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, इंसान होना जरूरी है। अब देखिए मैनेजर इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इतने बड़े पद पर है, और अजय पंडित तो क्लर्क है, लेकिन क्लर्क होकर अजय पंडित के की जो समझ है वो समझ मैनेजर के पास नहीं है। मैनेजर जाति के क्षेत्र के बारे में अभिमान के बात याद दिलाता है जब अजय पंडित को, तो अजय पंडित कहता है कि नहीं, सबसे पहला क्या होना महत्वपूर्ण है, तो कोकणस्थ हो या कहीं का भी हो, सबसे पहले मनुष्य को इंसान होना चाहिए, इंसान को इंसान के दृष्टि से देखना चाहिए। सबसे बड़ी जाति अगर कौन सी होगी तो इंसान की जाति है। मनुष्य को धर्म से नहीं पहचाना जाना चाहिए, जाति से नहीं पहचाना जाना चाहिए, क्षेत्र से नहीं पहचाना जाना चाहिए, तो मनुष्य को मनुष्य के दृष्टि से, इंसान को इंसान के दृष्टि से उसकी पहचान होनी चाहिए। इस प्रकार का गुस्से में और बहुत ही प्रगतिशील उत्तर मैनेजर को यहाँ पर अजय पंडित देते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और इसी के संवाद के माध्यम से यहाँ पर कहानीकार हमें यह बताना चाहती है कि हमें भी इस प्रकार से हमारे जीवन में जात धर्म क्षेत्र भाषा इस प्रकार के झूठे अभिमानों को
मन में न रखते हुए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, इंसान यही सबसे बड़ी जाति है, ये समझ लेना चाहिए। अजय के जैसे हमारे विचार होने चाहिए। इस कहानी में खेमचंद एक पात्र आया है जिसका उल्लेख सबसे पहले मैंने किया। खेमचंद को अजय और मैनेजर के विचारों में बदलाव दिखाई देता है। खेमचंद भले ही पिछड़ी जाति का हो, लेकिन खेमचंद के समझ में आ जाता है कि अजय प्रगतिशील है, अजय के विचार इंसानियत को लेकर है, लेकिन मैनेजर इतने बड़े पद पर होकर उनकी दृष्टि जातिवादी है। ये बात खेमचंद के समझ में आ जाती है। अजय नई पीढ़ी का आधुनिक युवक है, वो प्रगतिशील विचारों को मानता है, जातिवाद और वर्णभेद को वह महत्व नहीं देता। ब्राह्मण होकर भी वह समतावादी विचारों को लेकर चलता है। लेकिन मैनेजर ऐसे नहीं है, मैनेजर छुआछूत को महत्व देते हैं, जो अजय को पसंद नहीं है। अब देखेंगे कि खेमचंद के साथ उसी बैंक में महाराष्ट्रियन जो सवर्ण महिलाएं हैं, वो छुआछूत वाली बातें करती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ धोए कि नहीं, वह स्वच्छता को अपनाता है कि नहीं, इसके आड़े से ये महिलाएं खेमचंद पिछड़े जाति का होने के कारण उसके प्रति छुआछूत मानती हुई यहाँ वर्णित की गई है। विजय जो इस कहानी में पात्र आया है, वो ओबीसी जाति से आता है और उसके विचारों पर भी महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार प्रभावित करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सिपाही है तो वह सिपाही, लेकिन मैंने पहले कहा कि बाबू का काम वो यहाँ करता है, क्योंकि बैंक में क्लर्क का काम करने वाले लोग नहीं हैं, और इसी कारण सिपाही होने के बाद भी विजय बाबू का क्लर्क का काम यहाँ पर करता है। ऑफिस के कई लोग खेमचंद के साथ जातीयता या छुआछूत की दृष्टि से देखते हुए हमें दिखाई देता है, लेकिन विजय जो है, विजय कहता है हम सब इंसान हैं, हम आपस में कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम सब बराबर है। 20वीं शताब्दी खत्म हो रही है और 21वीं शताब्दी आ गई है, आखिर हम इन बातों को कब समझेंगे? जरा समझो, मनुष्य को मनुष्य से, मनुष्य के साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार करना चाहिए। जरा समझो, जाति का चश्मा निकाल दो, धर्म का चश्मा निकाल दो, प्रांत का चश्मा निकाल दो और इंसान को इंसान की दृष्टि से देखने वाली दृष्टि अपनाओ। जरा समझ लो, समझो, जो कहानी का शीर्षक ही है। इस प्रकार की बातें विजय करता है, खेमसिंह करता है, अजय पंडित करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। खेमसिंह और मैनेजर में कहानी में चर्चा होती है गोधरा कांड को लेकर, गोहाना कांड को लेकर, और मैनेजर यहाँ पर एक विशिष्ट जाति, विशिष्ट धर्म की बाजू लेते हुए दिखाई देता है, जो कि गलत है। और खेमचंद ने कई अखबारों में, टीवी पर, समाचारों में देखा है कि गोधरा कांड और गोहाना कांड में जो मैनेजर बता रहे, उसके उल्टे वर्ग के, उल्टे जाति के लोगों ने, उल्टे धर्म के लोगों ने ही यहाँ अत्याचार किया था, लेकिन मैनेजर अत्याचार करने वालों की बाजू लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार से विषमतावादी बात करता है और ये बात खेमचंद के समझ में आ जाती है और वो उनके विचारों को खंडन करने का वो काम भी करता है। विजय के कथन से कहानीकार ने सभी लोगों की समता की बात यहाँ पर बताई है। जैसे विजय कहता है, देखिए अब सच्चाई सब जान गए हैं, अब किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, दबे कुचले शोषित पीड़ित भी इंसान हैं। अब सभी लोगों के समझ में ये आ रहा है कि दबे हो, कुचले हो, हम भी इंसान हैं, हमारे साथ हम अन्याय, किसी उच्च जाति का अन्याय हम सहेंगे नहीं, या किसी को पूजनीय नहीं मानेंगे और हम स्वयं को अपवित्र, अछूते नहीं मानेंगे। ये बातें अब ये नई जमाने में अब किसी को भी बेवकूफ पहले जो बनाया जाता था जाति और धर्म के नाम पर कि ये उच्च जाति के, इनको अधिकार ज्यादा होने चाहिए, हम निचली जाति के तो इनकी हमें सेवा करनी चाहिए, ऐसा जो बेवकूफ बनाया जाता था ना पहले, अब ऐसा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। विजय कहता है क्योंकि अब समाज में बहुत सारा बदलाव आ गया है। दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति भी इंसान हैं, इन्हें भी इंसान का दर्जा मिलना चाहिए, सब बराबर के इंसान हैं। और ये जो बात विजय यहाँ कहता है, इसी बात से अजय पंडित भी सहमत है। वो स्वयं उच्च जाति का ब्राह्मण होने के बाद भी उसे विजय की बातें सही में, खेमचंद की बातें सचने लगने लगती है। खेमचंद भी कहता है ये जात पात ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये जाति पाति जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है समाज व्यवस्था में,
ये जात पात ईश्वर ने बनाई, ऐसा झूठी बात हमारे सामने आज तक रखी गई, लेकिन ये सच नहीं है। ये जाति व्यवस्था तो मनुष्य ने ही निर्माण की है और इसी कारण इसका विरोध हमें निश्चित करना चाहिए और इंसान की जाति को ही हमें महत्व देना चाहिए। अब ये सारा वातावरण बदला हुआ देखकर अजय अपने गाड़ी की जो जय श्री राम की धुन लगाई थी, हॉर्न को वो निकाल देता। इतना ही नहीं तो अब वो असुरक्षित समझ में लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब दलित भाइयों बहनों में एक प्रकार का जय भीम को लेकर एक नया नारा आ गया है और इसी कारण अब अजय पंडित स्वयं को असुरक्षित समझता है, वो नारा भी निकाल देता है और गाड़ी भी बेच देता है। एक प्रकार से पिछले दबे दलित भाइयों बहनों में एक प्रकार की अस्वाभिमान नजर आता हुआ यहाँ दिखाई देता है, यानी समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन कहानीकार यहाँ पर बताते हुए भी नजर आती है। खेमचंद के समझ में आया कि उनकी दलित शोषित पीड़ित स्थिति की सच्चाई समझ में आने लगती है। खेमचंद के समझ में आ जाता है कि हम आज तक पिछले क्यों रहे, हमारा शोषण आज तक जाति के नाम पर क्यों किया गया। तो इसका कारण एक ही है कि हम ज्यादातर रूप से शिक्षा के साथ नहीं गए, हमने शिक्षा प्राप्त नहीं की। हाँ, अगर हमने शिक्षा प्राप्त की होती और हम बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते तो हमारी ये दुर्दशा न होती। ये बात अब खेमचंद के समझ में आ गई है, इसलिए वो कहता है कि जरा समझो, समस्याओं के रहते किस्सा कैसे खत्म होगा। जातिवाद मानने वाले क्या कभी उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे? कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। कभी उन्हें अपने बराबर मानेंगे क्या? कभी भी नहीं मानेंगे। इनसे बराबरी का सम्मान पाने के लिए जरूरी है उच्च शिक्षा। देखिए कि उच्च पदस्थ व्यक्ति अगर उच्च जाति का हो तो वो कनिष्ठ पद पर रहने वाले कनिष्ठ जाति के साथ कभी भी इंसानियत का व्यवहार करेंगे, ऐसा अपेक्षा रखना खेमचंद को लगता है कि गलत है। अगर हमें भी अगर बराबरी का स्थान प्राप्त करना है उच्च जाति के उच्च व्यक्ति के जैसा, तो हमें शिक्षा लेकर उच्च पद प्राप्त करने चाहिए, शिक्षा पानी चाहिए, उच्च पदों पर सम्मान की नौकरी प्राप्त करनी चाहिए और इसके लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार की बात खेमचंद के मन में आ जाती है और वो काम को लग जाता है। पढ़ाई करते करते अब देखिए जो चपरासी था वो पढ़ाई कर अनेक पदवियां प्राप्त करता है और बाद में मैनेजर बनता है और अपनी मैनेजर बनने के बाद एक नई गाड़ी खरीद लेता है और उसको जय भीम का हॉर्न लगा देता है, जय भीम के नारे का हॉर्न लगाता है। अब देखिए खेमचंद मैनेजर बन चुका है, उसके हाथ में सत्ता आ गई है, ताकत आ गई है, तो सारे लोग उसकी आदर करने लगते हैं, सभी उसको जय भीम करने लगते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो कहानीकार ये बताना चाहती है कि हमें पिछड़े व्यक्तियों को, दलित व्यक्तियों को अगर समाज में सम्मान पाना है तो उच्च जाति के अजय पंडित जैसे बहुत कम लोग हैं जो जातीयता के चश्मे को निकालकर इंसानियत को महत्व देने वाले लोग बहुत कम दिखाई देंगे। हमें अगर पिछड़े व्यक्तियों को, दलित व्यक्तियों को सम्मान पाना है तो हमें शिक्षा का मार्ग अपनाना होगा, हमें उच्च पदस्थ बनना होगा, तभी कहीं जाकर हमें समाज में उच्च जाति के व्यक्ति के बराबरी का स्थान प्राप्त हो सकता है। और यही खेमचंद के माध्यम से बताते हुए यहाँ पर कहानी की समाप्ति सुशीला टागोरी जी ने की हुई हमें दिखाई देती है। ये जो जरा समझो ये कहानी है, तो जरा समझो इस कहानी के माध्यम से जो उच्च जाति के लोग स्वयं को मैं उच्च जाति का हूँ, मैं फलाने फलाने कोकणस्थ जैसे प्रांत का हूँ, ऐसा संकुचित दृष्टि को हमें नहीं रखते हुए इंसान की ओर, इंसान की दृष्टि से देखो, जरा समझो मनुष्य को, इस प्रकार का एक अर्थ इस शीर्षक के द्वारा समझ में आ सकता है। दूसरा शीर्षक अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि हे मेरे दलित भाइयों और बहनों, आपको भी अगर सम्मान चाहिए समाज व्यवस्था में तो सम्मान शिक्षा के द्वारा जो आप अधिकार प्राप्त करेंगे, पद प्राप्त करेंगे, तभी मिलेगा। इस बात को जरा समझो, ये भी इस समझो का अर्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस कहानी के उद्देश्य के बारे में तो बीच बीच में मैंने आपको बताया। इस कहानी में कहानीकार ने वर्तमान समय में
सुशिक्षित लोगों में स्थित जाति पाति के प्रचलित सामाजिक समस्या को स्पष्ट करने का काम किया है कि आज वर्तमान में पढ़े लिखे लोग भी जाति पाति को महत्व दे रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र को महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को तो जाति से बाहर आना चाहिए, धर्म के संकुचित विचारों से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी शहरों में आप देखिए, जो नगर बनाए जाते हैं, हर एक नगर अपने अपने जाति के लोगों का बसा हुआ हमें दिखाई देता है। उस नगरों के नाम, जिस नगर में जो लोग रहते हैं, उस नगर के बिठाए गए पुतले महापुरुषों के देखिए, वहां के चौकों के नाम देखिए। तो विशिष्ट जाति का अगर वो नगर हो तो विशिष्ट जाति का ही के महापुरुष का ही वहां नाम दिखाई देगा, चौक का हो, उस नगर का नाम हो। या आप देखते होंगे कि कहीं गाड़ियों पर स्टिकर देखिए, गाड़ियों पर नाम देखिए, तो अपने अपने जाति के का परिचय करा देने वाले ही नाम हमें गाड़ी पर दिखाई देते, घर पर दिखाई देते, गली में दिखाई देते। तो ये संकुचित दृष्टि हो गई। पढ़ लिख कर भी आदमी का मन, जो विस्तार मन में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उल्टे आदमी पढ़ लिख कर जातीयता के चश्मे से एक दूसरों की ओर देख रहा है, और ये देश के विकास के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए ये बात यहाँ पर इस कहानी के द्वारा सुशीला जी ने बताई है। हम पढ़ लिख कर पद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी अमानवीय, जाति पाति, छुआछूत के बंधनों में लिप्त है। इसके बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। आवश्यकता है इससे बाहर आने की। इंसान के रूप में हमें अपने आप को स्थापित करने की। एक जमाने में आपने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनके भाई बहनों के साथ, दलित भाइयों बहनों के साथ हमने पशुवत व्यवहार किया। महाड़ के तालाब का आपको मालूम है कि पशु पानी पी सकते थे, लेकिन दलित भाई बहनों को पानी पीने नहीं दिया। और इसी कारण तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने मराठी में जो कहा था कि मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही। और आपने देखा कि हिंदू धर्म से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। ये नौबत अगर भविष्य में हमारे देश में जाति के धर्म के नाम पर द्वेष न फैले और एक दूसरों के हिंसा न हो, ऐसा अगर लगता है तो हमें जाति के चश्मे को, धर्म के चश्मे को निकाल देना चाहिए और हर एक इंसान को इंसान की दृष्टि से देखना ही महत्वपूर्ण है। इस बात को जरा समझो। इस प्रकार का उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से हमें लेना चाहिए। बस इतनी सी बात इस कहानी के माध्यम से उद्देश्य के रूप में और इसके पहले बताए गए कथानक के रूप में आपके सामने रखकर हम इस कहानी के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपका जो कहना है वो बता दीजिए। अगले वीडियो में रामकृष्ण बदने इस YouTube चैनल पर बाद में मिलेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते।